हेलो नमस्कार सभी पशुपालक और वेटनेरियंस को। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं में एचसीएन पॉइजनिंग के बारे में, हाइड्रोसाइनिक एसिड पॉइजनिंग के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ग्रास पॉइजनिंग या जहरीला चारा खाने से जो पशु में विषाक्तता होती है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, ऐसे विषाक्त पौधे जिनके सेवन से पशुओं की 100% मौत हो जाती है, कौन कौन से पौधे होते हैं वो। और जनरली होता क्या है कि बरसात के दिनों में पशुओं में एचसीएन पॉइजनिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हम ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि यह किसी भी मौसम में हो सकती है, क्योंकि यह एक घास विशेष में होती है ना, ग्रास विशेष में यह एसियन पाया जाता है जो कि पशुओं में मौत का कारण बनता है। तो कोई भी सीजन हो, ऐसा मोस्टली पशुओं में पॉइजनिंग होने की संभावना रहती है। तो क्या वह कारण है, क्या लक्षण है, साथ ही हम कैसे उपचार करें एशियन पॉइजनिंग के केसेस में, या फिर जहरीला जो भी पदार्थ या फिर खाना जो पशु खा लेता है तो उसके बचाव है तो हम, या फिर उपचार है तो किस तरीके के हम जो है दवा उपयोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी गई है। एशियन पॉइजनिंग या साइनाइड विषाक्तता की अगर हम बात करें के परिचय की, तो देखिए मवेशियों में साइनाइड विषाक्तता एक गंभीर समस्या है जो मुख्य रूप से ज्वार, सुडान घास, जिसे सुरण घास, मेवाड़ के अधिकतर क्षेत्र में इसको सुरण घास भी कहा जाता है और राज्य विशेष में अलग अलग नाम से जाना जाता है इस घास को। तो मुख्य रूप से ज्वार या सुडान घास जैसे साइनोजेनिक पौधों को खाने से होती है ना। खासकर सूखे या तनाव की अवधि के दौरान पौधों में ग्लाइकोसाइड्स या साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं जो पचने पर हाइड्रोजन साइनाइड एचसीएन छोड़ते हैं, जो पशु की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बाधित कर लेते हैं। मुख्य रूप से मैंने बताया था जैसे सुडान घास हो गई, ज्वार हो गई, है ना, जई भी हो गई अगर बाल्यावस्था में है तो मोस्टली जैसे ज्वार और सुडान घास को हम लेंगे तो उसमें क्या होता है, साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं जो पशु के रूमन में जाके क्या करते हैं, एशियन एसिड्स बनाते हैं, हाइड्रोसाइनिक एसिड बनाते हैं। तो इस कारण जो है उसमें पशु की, मैंने बताया था कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं वो जो एशियन जो पशु के रूमन में इकट्ठा हो जाते हैं, जो पशु की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करते हैं। तो पशु जो है दम घुटने से मौत हो जाती है, कई बार आहापरा हो जाता है। आहापरे की वजह से भी पशु को रेस्पिरेशन में जो है सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है और तत्पश्चात उसकी मौत हो जाती है। तो बात करेंगे इसके क्या कारण है। कारण की तो वैसे हमने बात कर ही ली है। इसमें जैसे ऐसे पौधे जिसमें जो है साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड्स पाए जाते हैं, और घास की भी हमें बात करती कौन कौन सी है। फिर भी हम डिटेल से अगर बात करें इसके कारण, लक्षण और उपचार की, तो आप आगे बने रहें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मवेशियों में साइनाइड विषाक्तता के कारण। साइनाइड विषाक्तता या फिर इसको हम एशियन विषाक्तता भी कह सकते हैं, जो है ग्रास पॉइजनिंग भी कह सकते हैं। तो मवेशियों में साइनाइड विषाक्तता के कारण की बात करें तो देखिए, साइनोजेनिक पौधों में जैसे मैंने बताया था साइनोजेनेटिक ग्लूकोसाइड जिसमें पाया जाता है, जैसे ज्वार, सुडान घास और अन्य पौधों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं जो पचने पर एशियन छोड़ते हैं रूमेन में, है ना। पर्यावरणीय तनाव में भी इस तरीके के हम साइनाइड विषाक्तता देखी जाती है, जैसे सूखा, पाला या अन्य तनाव से पौधों में एशियन की मात्रा बढ़ सकती है जिससे वे अधिक विषाक्त हो सकते हैं। इसी साथ तीव्र उपभोग, भूखे पशु विषैले पौधों को बहुत तेज़ी से खा लेते हैं। कोई भी जैसे हरा पौधा दिख गया वो विषैला है, कैसा भी अगर भूखा होगा पशु तो उसको खाने की ज़्यादा इच्छा करेगा और खा भी लेता है, जिससे एशियन की विषमुक्त करने की जो क्षमता है पशु के रूमन में वह कम पड़ जाती है और तत्काल पशु की मौत भी हो जाती है। यदि आप सोच रहे होंगे कि ज्वार और सुडान घास जो है पशु मोस्टली खाते ही है और कभी ऐसा कोई दिक्कत नहीं है और हमेशा पशु मालिक जो खिलाते हैं, लेकिन मैं बता दूँ ज्वार और सुडान घास बहुत ही पौष्टिक आहार है पशु के लिए, लेकिन इसकी भी एक स्टेज है ना। अगर उसको बाल्यावस्था में या फिर इमैच्योर छोटे छोटे जो पौधे होते हैं उनमें जो है साइनोजेनिक ग्लूकोसाइड्स ज़्यादा होते हैं, है ना। एशियन पॉइजनिंग होने की संभावना उन पौधों में ज़्यादा रहती है जो बाल्यावस्था में होते हैं। एक बार आप मान सकते हैं जैसे एक बार उसकी कटाई कर दी, फिर से वो जब पौधा उत्पन्न होता है तो उसको यदि बाल्यावस्था में, बाली जो अवस्था होती है उसकी, उस कंडीशन में यदि पशु को अभी आप या तो खिला देंगे या फिर पशु किसी कारणवश अपने क्षेत्र से बाहर निकल के यदि वो खा ले, तो ऐसी स्थिति में पशु में एशियन पॉइजनिंग की संभावना बढ़ जाती है या साइनाइड पॉइजनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। तो साइनाइड विषाक्तता से बचने के लिए केवल आपको ध्यान इतना ही देना है कि पशु को कभी भी जो ज्वार या फिर मोस्टली हम उपयोग करते हैं पशु में सुडान घास, अलसी हो गई, जई हो गई, ये भी मोस्टली इसी में आते हैं, इसमें भी साइनाइड विषाक्तता होने की संभावना रहती है यदि आप इसको अधिक मात्रा में या फिर छोटी बाल्यावस्था में खिलाएंगे तब। लेकिन मोस्टली सुडान घास और ज्वार में
ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और इससे पशु में पॉइजनिंग होने की संभावना बढ़ जाती है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि पशु कैसे मरा है। यही आप तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि यहाँ तो जहरीला जानवर कुछ काट लिया है पशु को, क्योंकि इस प्रकार के केसेस में जो छोटे बछड़े होते हैं, छोटे बच्चे जो रहते हैं, वो तो यदि जैसे ही उसको खाएंगे तो उसमें इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं होती कि उसको मतलब जो है एब्जॉर्ब कर पाए या फिर उसको थोड़ा झेल पाए, है ना। तो तत्काल पशु की मौत हो जाती है। अब जब एक्यूट स्टेज में होते हैं, तो एक्यूट और क्रोनिक स्टेज दोनों में मैं बात करूंगा कि कितने दिन पशु जीते हैं और कितना उन्हें समय लगता है मरने में, है ना। तो देखिए, तो जैसा मैंने बताया था कि यही आपको ध्यान रखना है कि बाल अवस्था में कभी भी जो भी मैंने जो घास बताई है वह अपने पशु को नहीं खिलानी चाहिए, और ना ही चारागाह में जो यहाँ ऐसे पौधे लगे हो ना ही उनको वो पौधे खिलाना चाहिए। इसी के साथ अब हम बात करते हैं इसके लक्षण की। देखिए, लक्षण मोस्टली मैं बताऊं तो मवेशियों में साइनाइड विषाक्तता के लक्षण यदि देखिए, इसमें होता क्या है कि पशु के लार गिरती है ना, स्लाइवेशन ज़्यादा होता है, हाइपर स्लाइवेशन का केस हमें देखने को मिलता है। पशु में कई बार उल्टी भी आ जाती है। जो पशु आप देखेंगे कि भैंस में यदि यहाँ तो साइपरमेथ्रिन विषाक्तता हो जाए, साइपरमेथ्रिन पॉइजनिंग, इस पर भी एक अलग वीडियो लाएंगे जिस डिटेल से, है ना। जो साइपरमेथ्रिन पशु में एक्टोपैरासाइट्स को खत्म करने के लिए, जूं चीचड़ को खत्म करने के लिए हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, उसकी विषाक्तता पर भी हम बात करें। तो इस प्रकार के केसेस में भी सेम यही लक्षण होते हैं, उल्टी आती है पशु में। और जब ग्रास पॉइजनिंग या फिर साइनाइड पॉइजनिंग हो जाती है तब भी पशु में लार गिरती है, उल्टी आती है, आंखों से पानी गिरना है, पशु के मुंह से झाग आने शुरू हो जाते हैं, पशु लेट भी जाता है, उत्साह और तेजी से श्वास लेता है, पशु की हृदय गति बढ़ जाती है, पशु में लेमनेस भी देखने को मिलती है, लंगड़ापन देखने को मिलता है, पशु कंपन करने लग जाता है। हाँ, इसके साथ पशु में आफरा भी आने लग जाता है। साइनाइड के प्रभाव के परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकती है, मांसपेशियों में जकड़न होती है, पशु एकदम अखड़ा हुआ चलेगा, पशु या तो बैठ जाएगा, लेट जाएगा। ऐसी स्थिति में हमें पशु में देखने को मिलती है। कई बार उत्कोतक ऑक्सीजन की कमी के कारण पशु में शीघ्र मौत भी हो जाती है कुछ ही मिनटों में। जैसे मैं बताऊँ तो जैसे छोटे बछड़े मैंने बताया था, उनमें क्या है कि साइनाइड विषाक्तता हो जाती है तो पशु की तत्काल मौत हो जाती है, और बड़े पशु जो है वह थोड़े धीरे जो है मरते हैं। अगर उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए तो वहाँ से भी पशु बिल्कुल बच जाते हैं। यह कोई भारी अगर बीमारी नहीं है जिससे पशु खत्म हो जाए, बस थोड़ा ध्यान देना है कि इसका एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, या फिर आपको मैं बताऊं कि केस हिस्ट्री लेने पर जो उसका अपना ट्रीटमेंट है वो अगर मिल जाता है पशु को तो पशु एकदम ठीक हो जाता है। बाकी आप इस प्रकार के लक्षण देख के यदि आप जैसे रेबीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, गलघोटू का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो उसमें कोई लाभ नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि केस हिस्ट्री लेनी है पशु मालिक से, क्या खिलाया था, उसके खान पान की हिस्ट्री लेनी चाहिए। तो उसमें यदि पता लग रहा है कि ऐसी कोई घास खिलाई है तो आप सबसे पहले जो है उसका जो है विषाक्तता का ही ट्रीटमेंट हिस्ट्री के अलावा हम पता कर सकते हैं पशु में जो शेड रहता है उसमें जितने पशु है उसमें से एक को यदि हुआ है तो हम गुमराह हो सकते हैं कि हम मान सकते हैं या क्या हो सकता है ना। लेकिन इस प्रकार के केसेस में क्या होता है, जितने शेड में जितने भी गाय भैंस बांधे रहते हैं उन सबको हम अगर देते हैं तो सब में यह हमें लक्षण देखने को मिलते एक जैसे। तो एक जैसे सबको एक साथ कोई रेबीज हो नहीं सकता, एक साथ किसी को गलघोटू हो नहीं सकता। तो बस एक यह भी एक उदाहरण हो सकता है उसको पहचानने का, डायग्नोसिस का तरीका हो सकता है कि एक साथ जब पशु में आपको ये लक्षण देखने को मिले तो यह एक प्रकार का उसके पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके उपचार की। देखिए, सोडियम थायोसल्फेट यह मवेशियों में साइनाइड विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयुक्त प्राथमिक प्रतिविषय एंटीडोट है ना। जब भी पशु में साइनाइड विषाक्तता हो जाए, ह्यूमन में साइनाइड विषाक्तता हो जाए तो उसका ड्रग ऑफ चॉइस है सोडियम थायोसल्फेट, जो कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। इसकी डोज की यदि मैं आपको बात करूँ, इसके देखो इसे आता कैसा है, क्रिस्टल नुमा आता है ना। जैसे MgSO4 होता है, अपना मैक्सल्फो होता है, उसमें कैसे क्रिस्टल नुमा जो हमें छोटे छोटे चक्कर की तरह हमें देखते हैं, सेम इसी तरीके से इसमें भी सोडियम थायोसल्फेट जो रहता है वह भी एक क्रिस्टल नुमा होता है ना। एक बर्फ जैसा आपको देखे, बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों जैसा हमें आपको देखने को मिलता है। तो इसकी अगर डोज की बात करूँ तो देखिए 25 ग्राम आप पर 100 kg बॉडी वेट के हिसाब से इसको पशु में उपयोग कर सकते हैं। यदि आप NS में देना चाहें तो NS में भी उसका विलयन करके दे सकते हैं, या फिर डिस्टल वाटर है उसमें भी डाइल्यूट करके आप पशु में इंट्रावेनस रूट से दे सकते हैं। यदि गंभीर एक्यूट स्टेज है तो, है ना। एक्यूट और क्रोनिक दोनों स्टेज में क्या ट्रीटमेंट करना है वो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और अगर स्थिति गंभीर नहीं है और सामान्य है तो ऐसे में आप जो है 200 से 250 ग्राम आप ओरली बड़े पशु को दे सकते हैं पानी में, या फिर जो भी आपके पास उपलब्ध है। मोस्टली आप पानी में घोल के उसको देंगे तो अच्छा है ना। पानी में घोल के पशु को ओरली दे दें जब भी पशु में यह इस प्रकार की विषाक्तता देखने को मिलती है
तब। बाकी इसी के साथ हम बात करेंगे एक्यूट स्टेज में हमें क्या ट्रीटमेंट करना है। देखिए एक्यूट स्टेज में हमें सोडियम थायोसल्फेट जो है इंट्रावेनस रूट से देना है, चाहे तो ओरली भी दे सकते पीओ, है ना। इसके साथ हम इंजेक्शन एनएस देंगे 5 लीटर। अगर गंभीर एक्यूट स्टेज में है, एक्यूट स्टेज में क्या होता है, खाते ही पशु मर जाता है, तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। तत्काल यदि पशु चिकित्सक उपलब्ध है तो यह ट्रीटमेंट उन्हें करना चाहिए। बाकी सबसे पहले पशु मालिक को सोडियम थायोसल्फेट जो है मुंह ओरली देना चाहिए, मुंह के रास्ते नाल के द्वारा पशु को दे देना चाहिए, ताकि पशु मर ना जाए जब तक पशु चिकित्सक आए तब तक। देखिए इसके साथ इंजेक्शन एनएस लगाएंगे हम, जो सलाइन आती है नॉर्मल सलाइन 5 लीटर तक हम इंट्रावेनस रूट से देंगे अगर गंभीर अवस्था है तो। इसके साथ स्लाइवेशन को रोकने के लिए एट्रोपिन सल्फेट को हम पशु में लगा सकते हैं, इंट्रावेनस रूट से लगा सकते हैं। साथ ही लीवर के लिए हम बी कॉम्प्लेक्स लगाएंगे, बेलामेल करके इंजेक्शन आता है। साथ ही साइड थेरेपी में सीपीएम और एनाल्जेसिक भी लगा सकते हैं पशु में दर्द निवारक के लिए। जब भी पशु में आफरा होगा, ऐसा कुछ कंडीशन रहेगी तो उसको थोड़ा बहुत दर्द भी होगा तो वहाँ भी लगा सकते हैं। इसी के साथ जो आफरे का ट्रीटमेंट है वहाँ भी दे सकते हैं। रूमिनल रूट से आप जो है पशु में दे सकते हैं, जैसे टायरल हो गया, प्लोटोसिल हो गया, या फिर नीट हो गया, नीट भी आप दे सकते हैं। क्रोनिक स्टेज में क्या ट्रीटमेंट करना है, क्रोनिक स्टेज में क्या होता है, 4 से 5 घंटे पशु ले सकता है ना। 4 से 5 घंटे पशु सर्वाइव कर सकता है और धीरे धीरे क्या होता है कि मौत के करीब आने लगता है। तो ऐसी स्थिति देखने को मिलती है, तब क्या है पशु में ट्रीटमेंट करना है। पशु को नीट दे सकते हैं और आफरे के लिए टायरल दे सकते हैं और नॉर्मल सलाइन पशु को दे सकते हैं। बाकी देना चाहे तो आप सोडियम थायोसल्फेट इसमें भी दे सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, सीपीएम दे सकते हैं और एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जरूर जुड़े। साथ ही यदि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से या चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं मिलेगी, चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, वहाँ से सीधे आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप या चैनल से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय।